हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए विज्ञान और जीके का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, जिसमें 2018 और 2022 में पूछे गए सभी सवालों का टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक वन। टॉपिक वन में हम लोग पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री में पदार्थ, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम से संबंधित 20+ क्वेश्चन। आज हमारा टॉपिक शुरू है, इसीलिए हम लोग आज कम सवाल ही करने का प्रयास करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग कम या ज़्यादा प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। सवाल कम होगा तो टाइम भी आपका कम लगेगा, ज़्यादा रहेगा ज़्यादा टाइम लगेगा। वीडियो का लेंथ सवाल का गिनती के हिसाब से वेरिएबल रहेगा। तो आपका विज्ञान और जीके का ये जो सीरीज जो ये चल रहा है, इसमें जैसे विज्ञान से आपका सवाल पूछता है कितना, तो 25, और जीके से पूछता है 20। तो ये 20 + 25 यानी 45 सवाल का हम लोग तैयारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, यानी इस सीरीज के माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, और आप वीडियो में क्लिक किए हैं, इसका मतलब आप ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं। तो अगर आपको ग्रुप डी का सही एकदम अच्छा वाला तैयारी अगर आपको करना है तो इस सीरीज से आप जुड़े रहें। इसमें आपको सभी सवाल एक्सप्लेनेशन के समेत मिलने वाले हैं। तो चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, और पुराने हैं या नए हैं वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की ओर। पहला सवाल जो आज है, सवाल हम लोग ईजी वे में ही शुरू करेंगे, छोटे छोटे सवालों को लेकर। पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आकर्षण बल अधिकतम किसके अणुओं के बीच में होता है, द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस। तो सबसे ज़्यादा तेज आकर्षण बल किसके बीच में होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं वो नज़दीक नज़दीक में होते हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर में होते हैं, और द्रव के कण ज़्यादा दूर ना ज़्यादा नज़दीक, लेकिन एक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसका होता है, तो वो आपका ठोस का होता है। अगला सवाल है, ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, मतलब इधर उधर गति करते रहते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उसमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। ऊपर ही हम लोग देखें उनमें अधिकतम आकर्षण बल होता है, इसका मतलब ये बात तो आपका गलत है। उसमें अंतराल कम होता है, ये भी बात देख लिए, यहाँ बड़ा अंतराल है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। अब देखिए, यादृच्छिक रूप से गतिशील का मतलब है कि जो भी इसके कण होते हैं, जैसे ये आपका कण है ठोस का, तो ये गति करते रहता है, ये बात एकदम सही है। इसका मतलब अच्छा, गति तो करता है लेकिन यादृच्छिक गति नहीं करता, बल्कि ये केवल गति कैसा करता है उसको आपको बताएं, आगे पीछे ही गति केवल करता है। इसका मतलब यह दोलन करता है, तो यादृच्छिक गतिशील तो नहीं है, बस गतिशील है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, गलत है। ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये बात आपका सही है। यह व्यवस्थित तरीके से विन्यासित मतलब इसके जो कण जो होते हैं वह एक खास पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, ठोस के कण। इसीलिए ये इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा 2, 5, 4 या 3। तो वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, तो 5। कौन कौन से 5, ये आप जरूर देख ले। एक आपका पहला तो आपका हो जाएगा सॉलिड, और उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैस, और गैस के बाद फिर आपका चौथा अवस्था जो है वो है प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, पहला आकृति में आपका सॉलिड है और उसके कणों का अरेंजमेंट है। दूसरा में क्या है, दूसरा में लिक्विड है और उसके कणों का अरेंजमेंट है। और तीसरा में आपका क्या है, गैस है। और चौथा में आपका क्या है, वो प्लाज्मा है और उसका अरेंजमेंट है। अब यहाँ पूछा है कि किसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ, अब एक एक करके कथनों को बढ़ते हैं। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। यहाँ तो बिल्कुल सही है कि यहाँ आणविक व्यवस्था देखी जा रही है, इसमें अणु का अरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यही बात थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। ये तो चौथा अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी आपका सही है। तो पहला सही, दूसरा भी आपका सही। अब देखिए, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है, बिल्कुल सही। लेकिन इस आकृति से आपका ये बात तो पता नहीं चल रहा है जो आपका बी में है।
इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या है, तो सही जवाब ऑप्शन बी वाला ही आपका हो जाएगा सही जवाब। क्योंकि फोटो देख के बी में जो लिखता है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, यह इस बात से हम लोग कह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इससे तो अंदाजा नहीं लगेगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल कहता है कि खाली जगह में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो सबसे तेजी से विसरण जो होता है वो किस में होता है, तो गैसों में होता है। अब विसरण क्या होता है इसको बताते हैं। स्वतः यानी खुद ब खुद आपस में पदार्थों का मिलना, तो स्वतः पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, वो विसरण कहलाता है। अब देखिए, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं अपने रूम में, तो अगरबत्ती का महक पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि रूम में होता है गैस, इसलिए फैल जाता है। अगर किसी दीवार के अंदर में आप अगरबत्ती जलाएंगे तो वो दीवार में नहीं फैलेगा, क्योंकि दीवार आपका ठोस है। पानी के अंदर कोई भी चीज़ उतना तेजी से नहीं फैलता, या ठोस के अंदर जितना कि गैस के अंदर फैलता है। तो इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, खाली जगह एक शुद्ध पदार्थ है, चीनी का घोल, मीथेन, दूध या वायु। तो कौन एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ देखिए, मीथेन जिसका सूत्र क्या होता है, CH4, तो मीथेन में सभी CH4 ही होते हैं, इसीलिए आपका ये शुद्ध है। लेकिन जैसे वायु एक गैसों का क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। यहाँ आपका बहुत प्रकार के गैस पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन आपका 21% है, आपका नाइट्रोजन 78% है, तो ये गैसों का एक मिश्रण है। दूध भी एक क्या है, तो दूध एक आपका कोलाइड हो जाएगा, यह आप याद रखिएगा। दूध किसका उदाहरण है, कोलाइड का। और चीनी का घोल जो है वो एक विलयन का उदाहरण है। तो इस प्रकार शुद्ध पदार्थ केवल एक है, और वो आपका क्या है इसमें से, वो मीथेन हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आपके सामने कहता है, निम्न में से कौन सा या से सही है। सही आपको पहचानना है। थोड़ा सा कथन का डिटेल हम लोग देखते हैं। सवाल में हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें सीखना है। निम्न में से कौन सा या से विधान सत्य है या है। तो दृढ़ता के बारे में एक है और एक संपीड्यता के बारे में है। दो चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। तो दृढ़ता मतलब पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए, ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार ग्रहण करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं। संपीड्यता यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। अब इन दोनों के बारे में डिटेल देखते हैं कि क्या है। देखिए, संपीड्यता मतलब दबाया जाता है, दबाने से उसका आयतन कम हो जाता है। इसका मतलब ये जो दूसरा कथन है ये तो आपका पक्का सही है। अब पहले कथन के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं कि पहला कथन का क्या है। तो देखिए, दृढ़ता का मतलब ये हुआ कि दृढ़ता का ये मतलब है कि जैसे जब भी अगर ये दृढ़ है तो इस पर अगर कोई बल लगाएंगे तो इस बल से आकृति परिवर्तन में विरोध करेगा, वही है दृढ़ता। तरल में कोई दृढ़ता नहीं होता है, इसीलिए आपका पहला वाला क्या है, गलत है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी केवल बी सही है, ए सही बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल, 8वां सवाल है, कौन सा एक यौगिक नहीं है, लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यौगिक किसे कहते हैं, तत्वों को निश्चित अनुपात, जो आपका एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं, एक फिक्स अनुपात में, फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। तो कौन यौगिक नहीं है, ये सवाल पूछा है। देखिए, लेड ये आपका यौगिक नहीं है। कैसे, ये आपको बताएं। लेड Pb है, ये एक तत्व है। अब जैसे चौक है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह आपका एक यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यह भी एक क्या है, तो यह भी एक यौगिक है। तो यौगिक और तत्व, इससे सवाल था ये। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अवस्था में बदलाव, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना या ये सभी। तो किसे पता चलता है कि अभिक्रिया हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो देखिए, अवस्था बदलता है, गैस उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी के सभी किसी अभिक्रिया के होने की एक पहचान हो सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ परिवर्तन से सवाल है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से। बर्फ का पानी में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही बनना। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन है। तो देखिए, जो ऑप्शन ए में है, जिसमें अवस्था में बदलाव है, वह एक भौतिक परिवर्तन है। और मानव में श्वसन, इसमें एक रिएक्शन होता है, एक अभिक्रिया, इसीलिए यह रासायनिक है। मानव में पाचन, यह भी एक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, यह भी एक अभिक्रिया है। जहां भी होगा अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा।
अभिक्रिया का मतलब सीधा है कि रासायनिक परिवर्तन होगा साफ साफ। और भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलता है? अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो उसमें बदलेगा आकार बदलेगा, और उसके बाद बदल सकता है अवस्था, बदल सकता है आपका तापमान। ये सब अगर बदलेगा तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? शरीर में भोजन का नहीं है बोलता है, शरीर में भोजन का पचना, यह तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो ये नहीं होगा। दूध में दही बनना रासायनिक है तो नहीं होगा। जल का वाष्प में बदलना, भाप बनता है ना अवस्था बदलता है, यही होगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो तीनों जो क्रॉस किया हुआ है वो रासायनिक परिवर्तन है और एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका क्या हो जाएगा जवाब? तो जवाब आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? अब रासायनिक आपको खोजना है। दूध से दही बनना, तभी हम लोग देखें दूध से दही बनना रासायनिक। अब बाकी को देखते हैं। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन यानी अवस्था में बदलाव, ये नहीं है। रेत का पानी में घुलना, कोई बदलाव नहीं होता है। चीनी का पानी में घुलना, अवस्था में बदलाव। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दूध का दही बनना यह एक केमिकल प्रक्रिया है, यह एक अभिक्रिया है, इसीलिए आपका क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यानी अवस्था में बदलाव, ये सभी चीजें देखने को मिलना चाहिए। अंगूर का किण्वित होना, यह रासायनिक हो जाएगा। फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही जमना। तो बर्फ जब पिघलता है तो केवल अवस्था में बदलाव होता है, इसीलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी तीनों जो आप देख सकते हैं वह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल थोड़ा देखेंगे गौर से। सवाल यहाँ कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण। थोड़ा बात को समझ लें। मान के चलिए कोई एक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी दुकान से लाते हैं वो चूना बिना बुझा हुआ, इसमें हम लोग पानी डालते हैं तो यह उबलने लगता है, डबकने लगता है देहाती में, और बनता क्या है? बुझा हुआ चूना। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो तीर के इस साइड है इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और तीर के इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग उत्पाद। अब बात यह है कि इधर का जो द्रव्यमान हो जाएगा और इधर का जो द्रव्यमान हो जाएगा, ये दोनों द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा, यानी अभिकारक का और उत्पाद का। यह कौन सा नियम कहलाता है? इस नियम को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। मिला जुला के बात यह है कि जितने चीज को जोड़ेंगे उतना ही चीज बनेगा, जितना चीज को जोड़े नहीं वो नया चीज आपका बन नहीं सकता है। नया बनेगा भी तो उसी द्रव्यमान से बनेगा, कोई नया द्रव्यमान नहीं बनेगा आपका। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला सवाल है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? जॉन डाल्टन, जोसेफ एल प्रोस्ट, एंटोनी लेवसियर या जोन्स जैकब बर्जीलियस। तो निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है निश्चित अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है ये आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए आपका H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का आधार पर जो अनुपात होगा, यानी H अनुपात O होगा। आप अंटार्कटिका से जल लाइए, वहाँ के लिए भी सेम होगा, और आप कोई जम्मू कश्मीर का झील से लाइए, वहाँ के लिए भी सेम होगा, और कहीं का भी जल आपका हो, जल के लिए हमेशा ये समान होगा। यही होता है स्थिर अनुपात का नियम। क्योंकि इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि अनुपात आपका क्या होगा? स्थिर होगा। यह अनुपात जल के लिए कितना होता है वो देख लें। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 दूनी 2, ऑक्सीजन का क्या हो गया? 16। तो 2 1 2, 2 8 16, इसका मतलब 1 अनुपात 8 होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1 अनुपात 8 होगा, चाहे आप जल कहीं से प्राप्त करें, डजेंट मैटर, वो उसका अनुपात आपका सेम टू सेम रहेगा। तो इसका आप जरूर ख्याल रखेंगे। अगला सवाल है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या कहता है? रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये फिक्स अनुपात का बात किया, तो ये तो नहीं होगा। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट किया जा सकता है। अब बात यह है कि इसके अनुसार क्या सही है। देखिए, निश्चित अनुपात का मतलब निश्चित अनुपात और कुछ नहीं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान का फिक्स अनुपात में होगा, तो होगा बस वही। इसीलिए आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जैसे 1 अनुपात 8 किसके लिए हम लोग देखे थे? तो वह हम लोग देखे थे जल के लिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं?
यानी एक निश्चित अनुपात का बात किया तो निश्चित अनुपात का बात किया तो ऑप्शन आपके पास 4 है। स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान द्रव्य तत्व संयोजन का नियम, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो आपका होगा तो वही जवाब, केवल एक स्थिर अनुपात का नियम, इसमें कोई बदलाव का गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यह कौन सा अनुपात के आधार पर है? तो द्रव्यमान संरक्षण, लगातार अनुपात, पारस्परिक अनुपात, ऊर्जा संरक्षण। अब देखिए यहाँ ऑप्शन जो है ये आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ आपका जो किस नियम के सहमति से ऐसा होता है, तो ऐसे सवाल में पहला बात तो आप एक बार अंग्रेजी ट्रांसलेशन देख सकते हैं ऐसे सवाल में। अब ऐसा सवाल एक फंसाव क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो देखिए ये आपका कट रहा है, ये भी आपका कट रहा है। अब पारस्परिक अनुपात और लगातार अनुपात, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ आप देख सकते हैं कैसे क्या होगा। ऑप्शंस में सही ऑप्शन पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे। तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, यानी 16 दूनी कितना 32। अब इसका अनुपात निकालेंगे, 4 तिया 12 और 4 अठे 32। अब देखिए इसका और इसका आपस का मतलब किसी का भी किसी से हो सकता था, लेकिन ये तो लगातार है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन का आधार पर, इसीलिए आपका लगातार अनुपात इसका सही जवाब हो जाएगा, लगातार समानुपात। तो इसमें आप कन्फर्म रहे। देखिए पारस्परिक का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन और इसका भी हो सकता था, तो ऑक्सीजन और इसका हो जाता 8:3, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। तो ये लगातार अनुपात का बात किया है। अगला सवाल है, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ कैल्शियम, ये हुआ ऑक्सीजन। कैल्शियम का क्या होता है, तो कैल्शियम का आपका हो जाएगा 40 और उसके बाद ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16। तो इसका अनुपात निकालते हैं, तो 8×5 = 40, 8 दूनी 16, तो 5:2 हो जाएगा। तो इसका मतलब सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, 5:2। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र H2O यानी हाइड्रोजन का 1, 1 दूनी 2 और ऑक्सीजन का कितना 16। तो इसको आप काटेंगे तो 2 × 2 और 2 × 16, तो 1:8 हो जाएगा। देखिए 1 8 और 8 1 दोनों मौजूद है, आपको ऑप्शन बड़ी हिसाब से चूज करना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल आपके सामने, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं, ये आपको पता लगाना है। ये अमोनिया की बात है। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है वो आपका होता है NH3। अब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या कितना 14 और हाइड्रोजन का 3 एका कितना तो 3। तो अनुपात तो सीधा निकल गया, N2 और H2 का यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 14:3। तो इस प्रकार हम लोग सारे सवाल, जितने भी सवाल इससे बन सकते थे उतने सवाल हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसा ही हम लोग टॉपिक वाइज MCQ हम लोग करेंगे आप सभी के लिए, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज साइंस और जीके का पूरा सीरीज रहेगा। प्लेलिस्ट आपको बन जाएगा चैनल में, और चैनल में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज तो आपका पहला वीडियो है, बाकी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सीरीज के लिए जरूर बने रहें और बाकी दोस्तों को भी जोड़ें।